दोस्तों, 2023 भारत के लिए एक उतार चढ़ाव से भरा हुआ साल रहा। तो आइए इस राउंडअप में एक नज़र डालते हैं इस साल की हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। जनवरी 2023 में देश के पहलवानों ने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने में देश के शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवान शामिल हुए। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में खेल मंत्रालय ने हस्तक्षेप कर आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाते हुए खिलाड़ियों को आश्वासन दिया, लेकिन न्याय न मिलने पर खिलाड़ियों को मजबूरन दोबारा धरने पर बैठना पड़ा और 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के दिन खिलाड़ियों ने नए संसद भवन के बाहर महिला सम्मान महापंचायत लगाने की घोषणा कर दी। लेकिन संसद की तरफ जाते हुए ही खिलाड़ियों को और महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में ये कहा गया कि एक ओर तो संसद बन रही थी और वहीं दूसरी ओर सड़कों पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा था। अगस्त माह में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव न होते हुए देखकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से निलंबित कर दिया। तमाम दबावों के बाद कुश्ती संघ को चुनावों की घोषणा करनी पड़ी और दिसंबर माह में जब चुनावी नतीजे आए तो संजय सिंह, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी थे, उन्हें अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इससे आहत होकर साक्षी मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जूतों को टेबल पर रखकर कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी और इसी के आगे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी सरकार को अपने सारी पदक लौटा दिए। ऐसे में महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे ने फिर जोर पकड़ा और कुश्ती संघ के चुनावी नतीजों को निरस्त करना पड़ा। इसके साथ ही एनसीआरबी का चिंताजनक डेटा सामने आया है, जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को दिखाता है। डेटा के अनुसार देश में पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2021 की तुलना में 4% अधिक हैं। इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड नामक संस्था की रिपोर्ट बताती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगभग 2.5 लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति उदासीनता को देखते हुए अनेक सवाल खड़े होते हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर देश में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी सशक्त महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम महिलाएं अपने आप को इस न्याय व्यवस्था में कहां पाती हैं। यही नहीं, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी खोखला साबित करते हैं। इस साल मणिपुर हिंसा की घटना खबरों में रही। यह हिंसा आर्थिक और राजनीतिक हितों को लेकर मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों के बीच मई में शुरू हुई थी। घाटी में रहने के कारण मैतेई लोगों के पास रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसर मौजूद रहते हैं, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-ज़ोमी और नागा समुदाय के बीच असंतोष व्याप्त है। राज्य में गैर बराबरी की खाई को खत्म करने और दोनों समुदायों के बीच तनाव को कम करने में राज्य की एन बीरेन सिंह की सरकार विफल रही, जिसके चलते हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो घायल लोगों की संख्या 1200 और मारे गए लोगों की संख्या 200 बताई जा रही है। ऐसे में भीड़ द्वारा 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना देश भर का दिल दहला कर रख दी है। बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार की उदासीनता और हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी व्यापक बहस का मुद्दा बन गई है। राजनीतिक और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते सामने आई यह घटना राज्य में विकासात्मक गतिविधियों की कमी के चलते पैदा असंतोष को जाहिर करती है। साथ ही वह स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत के प्रति देश भर का ध्यान आकर्षित करती है। इस साल की अगली बड़ी खबर चंद्रयान 3 की रही। 23 अगस्त को भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। इस लैंडिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले सोवियत यूनियन, यूएस और चीन चंद्रमा पर लैंडिंग करने की उपलब्धि हासिल कर चुके थे।
भारत की इस लैंडिंग के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के अथक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सहयोग को याद करना भी जरूरी है। भारत के इसरो ने सोवियत संघ की मदद से 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। इसके बाद 1984 में सोवियत संघ और भारत के संयुक्त मिशन में वैज्ञानिक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए और राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। चांद की सतह पर मानव रहित सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने मानव जाति के लिए एक नई उपलब्धि हासिल करी है और यह साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों में विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने की अपार संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों के परिश्रम से ही देश में लगातार नए नए अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकें सामने आती रही हैं, लेकिन सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते यह लाभ मेहनतकशों तक नहीं पहुंच पाते हैं। चांद पर पहुंच जाने के बाद भी देश में सीवर का हाथ से साफ होना और मैला ढोना चिंताजनक है। सीवर की सफाई में मशीनों का इस्तेमाल ना के बराबर होने के चलते सालाना लाखों मजदूर गैस की चपेट में आ जाते हैं और मर जाते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजदूरों की सुरक्षा के लिए नियमों की अनदेखी से जुड़ा एक बड़ा उदाहरण उत्तरकाशी में सीलक्यारा सुरंग हादसे के रूप में सामने आया है, जहां बन रही सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने के चलते 41 मजदूर फंस गए थे। शुरू में केंद्र सरकार और मुख्यधारा की मीडिया ने क्रिकेट विश्व कप की चकाचौंध में इस घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मजदूरों के विरोध और मजदूरों के परिवारों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार को प्रभावशाली कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। मजदूरों को बचाने के लिए बनाई गई घटना और लापरवाह योजनाओं की विफलताओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स को भारत बुलाया गया, जिसके बाद 17वें दिन श्रमिक बाहर आए और इसमें एक बड़ी भूमिका रैट माइनर्स ने निभाई। इस घटना ने भारत के मजदूरों की बेहद जोखिम भरी और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने की मजबूरी को सामने लाकर रख दिया है। इस वर्ष घातक परिस्थितियों में काम करने जैसे सीवर और गटर की सफाई, निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों में आग लगने और फैक्ट्रियों में हादसों में लाखों मजदूरों की जानें गई, जिनकी विस्तार में चर्चा करना इस राउंडअप में संभव नहीं है। लेकिन यह सामने लाया जाना अत्यंत जरूरी है कि केंद्र सरकार देश भर में मजदूरों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए दोषी है, क्योंकि उसने कार्य संबंधों और कार्य स्थिति को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए कानून बनाए। इस साल की एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना उड़ीसा से सामने आई। 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इसे इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में लगभग 295 लोगों की मौत हुई और 1200 लोग घायल हुए। राज्यसभा में रेल मंत्रालय ने बयान देते हुए रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर कहा कि यह दुर्घटना सिग्नल सर्किट के बदलाव में हुई चूक के कारण है। कोई स्पष्ट आंकड़ा न देते हुए मंत्रालय ने कहा कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। इसी बीच ट्रेन को टकराने से बचाने वाली तकनीक कवच एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस तकनीक का सफल परीक्षण यूपीए की सरकार के समय में ही हो गया था। यहां तक कि भाजपा सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कवच के महत्व को सामने लाते हुए कह चुके हैं कि जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह कवच जरूरी है। मगर भाजपा सरकार ने कवच तकनीक के लिए बजट का ना के बराबर आवंटन किया है। इस बजट के बाद भी 95% रेल नेटवर्क बिना कवच के ही चल रहा है। साथ ही रेलवे सुरक्षा से जुड़े पदों का खाली होना भी एक गंभीर समस्या पैदा करता है। रेलवे में लगभग 3.12 लाख पद खाली हैं और मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे कि मानवीय चूक होना और बढ़ जाता है। सिग्नल सर्किट के बदलाव में मानवीय चूक और वहां बचाव के लिए कवच प्रणाली का न होना इस घटना को पैदा करता है। सरकार इस भयंकर दुर्घटना से भी कुछ सीख लेने को तैयार नहीं दिखती है। रेलवे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक कवच का काम 1 इंच भी नहीं बढ़ा है, यानी अप्रैल से अक्टूबर तक किसी भी नई रेल लाइन में सेफ्टी सिस्टम को कवर नहीं किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ युवाओं द्वारा 13 दिसंबर को संसद भवन परिसर और सदन में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया गया
और उन्होंने सरकार के विरोध में किसानों, गरीबों, महिलाओं, मजदूरों और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाया। संसद के अंदर युवाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन जनता के बीच व्यापक असंतोष और सरकार द्वारा जनता के मुद्दों की अनदेखी को दर्शाता है। समाज के मेहनतकश पिछड़े समुदाय के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाना और लगातार आंदोलनों का दमन ने ही युवाओं के संसद के अंदर जाने और आवाज उठाने के कदम को प्रेरित किया। इस संबंध में विपक्षी सांसदों द्वारा चर्चा किए जाने की मांग पर 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके बाद संसद सत्र को लगातार चलाया गया और यह जनतांत्रिक आकांक्षाओं पर आघात है। विपक्ष की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर सत्ताधारी पार्टी ने इस सत्र में कई कानूनों को पास किया। सरकार के इस अलोकतांत्रिक कदम ने कानूनों पर बहस और उनके विरोध करने की रही सही आकांक्षाओं पर भी पानी फेर दिया। इन कानूनों में भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की चर्चा आवश्यक है। क्रिमिनल लॉ से संबंधित कानूनों के बारे में सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि इससे अंग्रेजी समय के कानून से मुक्ति प्राप्त होगी। वहीं कानून के जानकारों ने इसे अंग्रेजी हुकूमत से भी खतरनाक बताया है और मानवाधिकारों का उपहास करने वाले व्यापक शक्तियां प्रदान करने वाले कानून के रूप में दिखाया है। नई संहिताओं ने पुलिस को नागरिक हितों को नियंत्रित करने की पूरी शक्तियां प्रदान कर दी हैं, जिसके उपयोग से जनाधिकारों का दमन किए जाने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर लाया गया नया कानून चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न खड़ा करता है। नया कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च में सुनाए गए फैसले को निरस्त करता है। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा की समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। किंतु नए कानून के तहत नियुक्ति के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी ऑफ लोकसभा होंगे। इसे राजनीतिज्ञों द्वारा देश के संघीय ढांचे पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को निष्प्रभावी करने का अन्य उदाहरण दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण के संबंध में हुए घटनाक्रम के रूप में सामने आता है। जून 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार दिल्ली सरकार के लिए सुनिश्चित किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया। गैर भाजपा शासित अन्य राज्यों में इस तरह के कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां गवर्नर द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप द्वारा संघीय ढांचे पर चोट की गई और लगातार राज्य सरकार के कामकाज में दखल कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इस साल फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा ज्वलंत रहा। 7 अक्टूबर को गाजा पर शासन कर रहे समूह हमास द्वारा इजरायली कब्जे के खिलाफ हमला किया गया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर खुला धावा बोल दिया। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर लगातार किए जा रहे हमले में अक्टूबर के बाद से अब तक लगभग 20,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी में कथित आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों पर हमले कर रही है और पट्टी में रहने वाले लोगों को खाना, पानी और दवाइयों से वंचित रखा गया है। इससे पूरी आबादी पर भूख और अकाल का संकट बढ़ गया है। इसी बीच संघर्षरत फिलिस्तीनी जनता के प्रतिरोध को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इजरायली सरकार के दमन के खिलाफ और युद्ध रोकने की मांग को लेकर भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध का स्वर बुलंद हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार का रवैया ढुलमुल रहा। युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएन में मतदान से परहेज करने के भारत सरकार के फैसले की कई हलकों में आलोचना की गई। हालांकि इसके बाद बदलती परिस्थिति में भारत ने फिलिस्तीन में इजराइल कब्जे पर निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं इजरायली सरकार के समर्थन में पुनः निर्माण गतिविधियों के लिए भारत से मजदूर भेजने की मोदी सरकार के फैसले की भी कड़ी निंदा की गई।
और गरीब के बीच के अंतर को दूर करने के अनेक दावे करती आई है, लेकिन इन दावों की पोल तब खुलती है जब ऑक्सफाम की रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% आबादी के पास देश की केवल 3% संपत्ति है। देश के 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों की संपत्ति से अधिक संपत्ति है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने पर नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीय को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और अपनी बचत को बचाने के लिए जूझना पड़ा, वहीं 2022 नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की दौलत में 121% तक इजाफा हुआ। विश्वगुरु के ये आंकड़े अमीर और गरीब के बीच के आर्थिक असमानताओं की गहरी खाई को सामने लाकर रख देते हैं। स्पीच को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। डेटा के अनुसार देश में हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सन 2021 के मुकाबले 2022 में इन मामलों में 31% बढ़ोतरी हुई है और 2023 में नूह में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें नफरती भाषण एक बड़ा कारण थे। जहां एक धार्मिक यात्रा के दौरान हिंदूवादी संगठनों के हाथों में तलवार और लाठियां लेकर रैली निकाली गई और नारे लगाए गए। इससे इलाके में हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा जल्द ही आसपास के इलाकों में फैल गई। हिंसा में मुस्लिम घरों को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गई। लोगों का कहना था कि इस तरीके की घटनाएं नेताओं के नफरती बयानों का परिणाम है। इस तरह उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकार ने सालों से बसी एक कॉलोनी को अवैध कहकर तोड़ने का घोषणा कर दिया। बता दें कि इस कॉलोनी में तकरीबन 4300 परिवार रहते थे, जहां 2 इंटर कॉलेज, 3 स्कूल और 1 अस्पताल भी था। यहाँ की 90% आबादी मुस्लिम थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस्ती को तोड़े जाने के पीछे सरकार का मुस्लिम विरोधी रवैया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनरावास की व्यवस्था करे। शिक्षा के लिहाज से वर्ष 2023 में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयासों में तेजी देखी गई। अनेक शिक्षाविद, शिक्षक व छात्र सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को मानकता व अनुदान आवंटित करने वाले यूजीसी ने नियमों में बदलाव करके विदेशी लाभ संचालित विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को देश में अपने संस्थान स्थापित करने की अनुमति दे दी है। नई शिक्षा नीति के तहत अब विदेशी संस्थानों की तर्ज पर देशी संस्थानों में भी विश्व स्तरीय ग्रेडेड पद्धति लागू कर दी गई है, जिससे विश्व व्यापार संगठन की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मांग कार्यान्वित की जा सके। कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान कर उनमें ऐसे कोर्स शुरू कर दिए गए हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड हैं और साथ ही बहुत सारे कोर्सों की फीस भी बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जिनमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों का बहुत बड़ा हिस्सा आता है, अब ऐसे संस्थानों में पढ़ पाने में अक्षम है और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में जाने की ओर मजबूर है, जहां शिक्षा का स्तर और भी खराब है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप रहा है कि यहाँ न के बराबर क्लासेस होती हैं और स्टडी मटेरियल घटिया है, जो कि कभी पूरा और समय पर नहीं मिलता है। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसलिंग में SOL छात्रों को दी जाने वाली किताबों में त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके बाद एक रिव्यू कमेटी को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के आंकड़े भी चौंकाने वाले रहे। इन आंकड़ों के अनुसार भारत इस साल 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एवं पोषण एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 74.1 भारतीय यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग 2021 में स्वस्थ आहार ले पाने में असमर्थ रहे। 2023 में केंद्र सरकार की ओर से पेश किया गया बजट इस भूखमरी की भयंकर बीमारी को खत्म करने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आया। बजट में खाद्य सब्सिडी पर 29% की कटौती नजर आई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हो रही खरीद के लिए दी जा रही सब्सिडी में 17% कटौती देखी गई
और मिड डे मील के लिए आवंटित धनराशि में 9.4% की कटौती देखी गई। चुनाव के समय गरीब जनता को 5 किलो अनाज देने की योजना जनता के साथ चुनावी धोखा नजर आता है, क्योंकि केवल 5 किलो अनाज स्वास्थ्य गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा नहीं करता। दिसंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में मेड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप को पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में 67 बच्चों की मौत से जोड़ा। WHO के लेबोरेटरी एनालिसिस ने कहा कि कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा थी। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारतीय अधिकारियों ने मेड फार्मास्यूटिकल्स को बंद कर दिया। दिसंबर 2022 में नेपाल ने 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था। 11 अगस्त 2023 में उज्बेकिस्तान ने भारतीय फार्मा कंपनी मैरियन बायोटेक पर दूषित कफ सिरप बनाने और वितरित करने का आरोप लगाया था। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फरवरी में भारतीय कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर द्वारा निर्मित आई ड्रॉप का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। इस दवा से अमेरिका में 55 रोगियों की आंख में संक्रमण, अंधेपन और एक व्यक्ति की मौत की घटनाएं सामने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दवा बनाने वाली कंपनियों पर कई सवाल उठे हैं। गाम्बिया सरकार द्वारा गठित प्रेसिडेंशियल टास्क फोर्स ने जनवरी से जुलाई माह में 5 रिपोर्टें प्रस्तुत करी, जिनमें निर्माता कंपनी, वितरक और भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत सरकार ने 5 रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि कफ सिरप और मिलावटी दवाइयों के पिछले सालों में भारत के कई राज्यों में मौतें हुई। 2014 में छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान 13 महिलाओं की मौत, 2019 में जम्मू कश्मीर में 16 बच्चों की मौत, 2023 में गुजरात में 3 मौतें ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बावजूद भारत सरकार का रवैया उदासीन रहा है। संसद ने मॉनसून सत्र में 42 कानूनों में संशोधन करने हेतु जन विश्वास बिल पारित किया, जिसके द्वारा सरकार ने कई कारावास संबंधी प्रावधानों को खत्म कर दिया और उन्हें जुर्माने में परिवर्तित कर दिया। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार करने का रास्ता सुगम होगा। बिल के माध्यम से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की 2 धाराओं को संशोधित किया गया है। संशोधित कानून का कहना है कि जो लोग मानक गुणवत्ता से कमतर दवाइयों का निर्माण करते हैं, वो मामूली जुर्माना देकर जेल जाने से बच सकते हैं। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने संसद के फैसले को कायम तो रखा, लेकिन राज्य की स्थिति को पुनः स्थापित करने का फैसला देते हुए फिर से विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराने का आदेश दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों और अलग अलग तबकों से प्रतिक्रियाएं सामने आईं। याद हो कि भारत के संविधान में 370 इकलौता विशेष प्रावधान नहीं है। संविधान में नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, असम, गोवा आदि राज्यों में और आदिवासी इलाकों में विशेष स्थानीय स्वायत्तता का प्रावधान दिया हुआ है। इस साल सामने आए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान से काफी सनसनी फैली। मलिक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सैन्य बलों की सुरक्षा से समझौता के चलते पुलवामा की घटना हुई, जिसमें 40 जवान मारे गए। जम्मू कश्मीर की राजनीति का रुख आगे क्या मोड़ लेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस साल जातिगत जनगणना का प्रश्न सुर्खियों में रहा। अक्टूबर में सामने आए बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण ने जातिगत और आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़ों को सुर्खियों में लाकर रख दिया। इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश सत्ता और विपक्ष दोनों ने ही की। जातिगत जनगणना ने एक ओर आरक्षण की बहस को तेज किया, वहीं दूसरी ओर पिछड़ों की राजनीति के प्रश्नों को उठाया। बिहार जैसे राज्यों में पिछड़ों की राजनीति 3 दशक से चली आ रही है और इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वालों का दावा नीतीश लालू की सरकार करती आ रही है, जो 3 दशकों से सत्ता में है। बावजूद इसके पिछड़ी जातियों का एक छोटा सा हिस्सा संपन्न हुआ है, जबकि बहुसंख्यकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति आज भी खराब है। ऐसे में पिछड़ों और वंचित हिस्सों की बेहतरी के लिए भूमि सुधार, समान शिक्षा और बेहतर रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है।
संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला बताया गया है। इस नए नियम में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2023 में कानून बनने के बावजूद इसे लागू किए जाने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जिसे लेकर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां देश में कानून बनाने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर हाशिए पर खड़ी बहुसंख्यक महिलाओं की स्थिति को सुधारने की, शिक्षा तथा रोजगार की अधिक साधन मुहैया कराने की कोई बात नहीं हो रही है। भारत में प्रेस की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता में लगातार गिरावट आई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत का स्थान 150वें स्थान से गिरकर 161वें स्थान पर आ गिरा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। भारतीय राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रेस की फ्रीडम्स को प्रतिबंधित करता आ रहा है। 14 फरवरी को बीबीसी ऑफिस पर आईटी रेड किया जाना और रेड में सभी कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फोन, लैपटॉप आदि जब्त कर लेना प्रेस को डराने धमकाने का एक तरीका बन के आया है। इसके बाद सरकारी नीतियों की कमियों को उजागर करने वाला न्यूज़ क्लिक अक्टूबर में कथित एफसीआरए के उल्लंघन के मामले में घिर गया और दिल्ली पुलिस की रेड उस पर की गई, जिसमें कई पत्रकारों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और उनके दफ्तर सील कर लिए गए। इस मामले में न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और एचआर हेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार की इस कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय सिद्धांत और प्रेस की आज़ादी पर खुला हमला बताया जा रहा है। में भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करी। भारत मंडपम को बनाया सजाया गया। दिल्ली को खूबसूरत दिखाने के लिए गरीबों की झुग्गियों बस्तियों को तोड़ा गया और जो न तोड़ी गईं उनको ढक दिया गया। G20 के इस सम्मेलन में अनुमानतः 41,000 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों, मुख्य मार्गों, बाजारों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को मौजूद सत्तारूढ़ पार्टी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धि बताकर प्रचारित किया। हालांकि रोटेशन के नियम के अनुसार इसकी अध्यक्षता भारत को मिली थी। वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया। माना जा रहा है कि ये नया कानून आदिवासी और जनजातीय समूहों को प्रभावित करेगा। इसमें वन भूमि का उपयोग पर्यटन तथा अन्य जरूरतों के लिए करने का प्रावधान है। इसमें वन भूमि के निजी और अन्य सरकारी परियोजना के लिए आवंटित करने के जरूरी मानदंडों में ढील दी गई है। सरकार का कहना है कि नए कानूनों से रेलवे ट्रैक और सड़क बनाना, माइन लगाना, पर्यटन व निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे इलाके का संपूर्ण विकास संभव है। वहीं दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को वन्य संरक्षण अधिनियम को कमजोर करने, आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने तथा जंगल जमीन को निजी हाथों में सौंपने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, जिसे लेकर अलग अलग जगहों पर विरोध साफ दर्ज किया जा रहा है। अक्टूबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह संबंधी याचिका पर फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर मान्यता और कानून बनाने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, संसद को है। कोर्ट के इस फैसले से समलैंगिक समूहों में निराशा फैल गई। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध दर्ज किया था। समलैंगिकों का कहना है कि कोर्ट के फैसले और सरकार के रुख से वो निराश हुए हैं, लेकिन समानता के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस साल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का मामला भी आया। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की जरूरत को नकारा है। सरकार की उदासीनता से नाखुश समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदायों ने सड़कों पर अपना विरोध जताया है। ऐसे में आने वाले साल में यह मुद्दा बहस का विषय रहेगा। खेल में क्रिकेट की खबरों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। विश्व कप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन अंत में उसे ऑस्ट्रेलियाई टीम से हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, लेकिन क्रिकेट की तुलना में इन खेलों की बहुत कम चर्चा हुई। क्रिकेट विश्व कप के दौरान हॉकी की एशियाई चैंपियंस लीग में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह चीन के हांगकांग में हुए एशियन गेम्स में भारत ने विभिन्न खेलों में 100 से अधिक पदक जीतकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया। एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो बैडमिंटन में चिराग और सात्विक ने 3 स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन तथा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा चेस और पैरालंपिक आदि अन्य खेलों में भी भारतीय खेलों का प्रदर्शन अच्छा रहा। अलग अलग खेलों में मिली सफलताओं के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी कमजोर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर व खेल राजनीति से परेशान रहे हैं। ऐसे में भारतीय खेल प्राधिकरण की कमजोर स्थिति, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के लिए पैसों के आवंटन की कमी और खराब खेल परिस्थितियों को दूर करने की जरूरत है, ताकि भारत में खेल की समृद्ध परंपरा को विकसित किया जा सके। साहित्य की दुनिया में गीतांजलि श्री की उपन्यास रेत समाधि को प्रसिद्ध बुकर प्राइज से नवाजा गया। यह उपन्यास जीवन, परिवार, आपसी संबंधों की जटिल बुनावट, देश की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और सामान्य मानवीय नियति के बेजोड़ चित्रण को प्रस्तुत करता है। त्रासदी की बात है कि यह उपन्यास हिंदी पाठकों के बीच उपेक्षा का शिकार रहा और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और बुकर प्राइज जीतने के बाद ही यह हिंदी पाठकों की चर्चा में आ सका। वहीं फिल्म और मनोरंजन जगत में इस साल भारत को 2 ऑस्कर मिले। नाटू नाटू गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड से नवाजा गया। इस साल बड़ी कमाई वाली कई फिल्में सामने आईं, जैसे एनिमल, पठान और गदर, लेकिन तमाम आलोचकों ने इन फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा और अपराध के महिमा मंडल और समाज पर पड़ रहे इनके दुष्प्रभाव पर चिंता जताई। वहीं सामाजिक यथार्थ को दिखाने वाली फिल्में जैसे भीड़, जवान, कटहल, अफवाह जैसी फिल्में रिलीज तो हुई, लेकिन जवान को छोड़कर बाकी सभी चर्चा में नहीं आ पाई। पिछले कई समय से भारत में मजबूत विपक्ष की कमी बताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ बीते चुनावों के नतीजों को भाजपा की जीत कम और विपक्ष की हार ज्यादा बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में बने विपक्ष के संयुक्त गठबंधन इंडिया को एक महत्वपूर्ण परिघटना बताया जा रहा है। इस घटना को 2024 चुनाव में भाजपा सरकार को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखने की बात यह है कि इंडिया गठबंधन केवल एक चुनावी गठजोड़ है या फिर यह जमीनी स्तर पर जनता को प्रभावित कर पाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये गठजोड़ तभी कामयाब होगा जब वह मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों को अपनाएगा। ऐसे में जनता के जमीनी संघर्ष को ही दीर्घकालीन विकल्प बताया जा सकता है। अंत में आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपका ये साल जिंदगी में खुशियां लाएगा। नए साल पर जनता से जुड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए एनडीटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।